आपका हमारे वीडियो में एक बार फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में मैं सेक 2 पेपर इंडियन हिस्ट्री कल्चर एंड डाइवर्सिटी का नेक्स्ट पार्ट लेकर के आया हूं। मैंने इसके फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर चुका हूं पहले ही, और आज के पार्ट 3 वीडियो में इंडियन हिस्ट्री कल्चर एंड डाइवर्सिटी का नेक्स्ट 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो लेकर के आया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 101 है कि जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे। तो जैनियों के पहले तीर्थकर जो हैं वो ऋषभ देव थे। तो इसको थोड़ा सा आपके लिए वीडियो को थोड़ा और अच्छा बना देते हैं। तो इसमें क्या बोल रहा है कि जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऋषभ देव। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 102 है कि मठ मंदिर स्तूप किस धर्म से संबंधित है। तो मठ मंदिर और स्तूप जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 103 है कि बोध गया स्थित है। तो बोध गया कहाँ स्थित है। तो बोध गया जो है वो बिहार में स्थित है, क्योंकि बोध गया गया कहाँ है, बिहार में है। तो बोध गया कहाँ होगा, बिहार में। तो बोध गया कहाँ स्थित है, तो बिहार हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 104 है कि ये जो जातक किसका ग्रंथ है, जातक जो है वो किसका ग्रंथ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 105 है कि दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का जो निर्माण है वो किसने करवाया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि चालुक्यों तथा सोलंकियों के द्वारा। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 106 है कि जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है। तो जैन धर्म में जो अगर पूर्ण ज्ञान की बात करें कि पूरा तरह से ज्ञान मिल जाना, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैवल्य। ठीक है। क्या होता है, मतलब कि अगर हम लोग किसी को कहते हैं कि इसको पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो गया, यानी कि उसको जैन धर्म में क्या कहेंगे कि इसको जो है कैवल्य प्राप्त हो गया है। ठीक है। मतलब कि पूरा तरह से ज्ञान प्राप्त हो गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 107 है कि निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीत सभा आयोजित की गई थी। किस नगर में जो है प्रथम बौद्ध संगीत सभा जो है वो आयोजित किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि राजगृह में जो है आयोजित किया गया था सबसे प्रथम बौद्ध संगीत। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 108 है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कौन कहलाता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 14 पूर्व। क्या हो जाएगा, 14 पूर्व, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है, 14 पूर्व। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 109 है कि जो भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था। तो भागवत संप्रदाय के विकास में जो है हिंदू यूनानियों का जो है वो सबसे बड़ा योगदान था, यानी कि भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था, तो हिंदू यूनानी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 110 है कि भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप जो है वो कहाँ स्थित है। तो भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सांची में। कहाँ स्थित है, तो सांची में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 111 है कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है। तो मतलब किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छांदोग्य उपनिषद। देखो छांदोग्य उपनिषद किसमें किया गया, छांदोग्य उपनिषद। क्वेश्चन नंबर 112 है कि जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है। तो जैन साहित्य का जो संकलन है उसका भाषा व लिपि क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राकृत व अर्धमागधी। ठीक है। यानी कि जो जैन साहित्य का संकलन है उसका भाषा क्या है, प्राकृत भाषा है, और लिपि क्या है, तो अर्धमागधी है। ठीक है, अर्धमागधी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों से संबंधित मौलिक अंतर कौन सा है। तो बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों से संबंधित जो सर्वाधिक मौलिक अंतर है, इसका राइट आंसर हो जाएगा देवी देवताओं की पूजा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 114 है कि किस जैन रचना से 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भगवती सूत। क्या हो जाएगा, भगवती सूत। क्वेश्चन नंबर 115 है कि जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा। क्या कह रहा है कि जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मचर्य। क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो है ब्रह्मचर्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116 है कि बुद्ध चरित्र जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है उसके रचनाकार कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अश्वघोष। यानी कि बुद्ध चरित्र जिसको बौद्धों का रामायण कहा जाता है, इसका रचनाकार जो है वो अश्वघोष है। क्वेश्चन नंबर 117 है कि कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है। तो कौन सा बौद्ध रचना है जिसको गीता के समान हम लोग जो है पवित्र मानते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि धम्मपद जो है इसको गीता के समान पवित्र मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 118 है कि भारत से दक्षिण की ओर के दिशा में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ। यानी कि भारत से दक्षिण की ओर के दशों में मतलब कौन सा बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय जो है प्रचलित हुआ, तो दक्षिण की ओर कौन हुआ, तो राइट आंसर हो जाएगा हीनयान। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है 119 कि बौद्ध धर्म का मूलाधार है। तो बौद्ध धर्म का मूलाधार क्या है, तो 4 आर्य सत्य। ठीक है, 4 आर्य सत्य जो है ये बौद्ध धर्म का मूलाधार है। क्वेश्चन नंबर 120 है कि कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को जो है अंगीकार कर लिया था। तो कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अंगीकार कर लिया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध। ठीक है, क्या हो जाएगा, बौद्ध। तो क्वेश्चन नंबर 121 है कि साची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है। तो साची जो है वो
किस कला या मूर्ति कला का निरूपण करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 122 है कि मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो जो मौर्य साम्राज्य में जो सबसे ज्यादा जो मुद्रा चला उसका नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पन। ठीक है, क्या हो जाएगा? पन। और क्वेश्चन नंबर 123 है कि मुद्रा राक्षण का लेखक निम्न में से कौन है? तो मुद्रा राक्षण का जो लेखक है वो बिंदुसार है। कौन था? बिंदुसार। क्वेश्चन नंबर 124 है कि अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था, मतलब कि अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था किसके? मतलब कि अर्थशास्त्र जो है जिसने भी लिखा, मतलब उसके लेखक जो भी थे, तो वो उस लेखक के समय जो है उसका समकालीन कौन था, उसी समय का और कौन था? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो है अर्थशास्त्र के लेखक के समकालीन थे। क्वेश्चन नंबर 125 है कि मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो मेगास्थनीज का पुस्तक का नाम जो है, इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडिका। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम जो है इंडिका है। क्वेश्चन नंबर 126 है कि जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है? तो जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त का विशिष्ट रूप से वर्णन किया है उसका राइट आंसर हो जाएगा विशाख दत्त। विशाख दत्त में जो है, इस विशाख दत्त नामक ग्रंथ में जो है चंद्रगुप्त का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 127 है कि अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है? तो अशोक का जो शिलालेख है, यानी कि अशोक के द्वारा जो पत्थरों पर लिखवाया गया लेख है, उसका प्रयुक्त भाषा क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राकृत। प्राकृत भाषा हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 128 है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजनीतिक नीतियां। यानी कि जो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जिस पहलू पर प्रकाश डाला गया है उसका किस पहलू पे डाला गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजनीतिक नीतियां। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 129 है कि सांची का स्तूप किसने बनवाया? तो सांची का स्तूप जो है अशोक ने बनवाया। क्वेश्चन नंबर 130 है कि अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में व लिपि में है? यानी कि अशोक का जो अधिकांश अभिलेख है वो प्राकृत भाषा में है और ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। ठीक है, भाषा क्या है? प्राकृत, और लिपि क्या है? ब्राह्मी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 131 है कि किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल यानी कि निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया है? तो चंद्रगुप्त मौर्य का कौन सा ग्रंथ था जिसमें वृषल यानी कि निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुद्रा राक्षस। क्या हो जाएगा? मुद्रा राक्षस। फिर क्वेश्चन नंबर 132 है कि किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? मतलब कि कुछ ग्रंथ ऐसे भी लिखे गए थे जिसमें जो शूद्र जो कि सबसे नीच जाति के माने जाते थे उनको आर्य शब्द का भी प्रयोग हुआ उनके लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्थशास्त्र। ठीक है, अर्थशास्त्र में। फिर क्वेश्चन नंबर 133 है कि अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में प्रवर्तित हुई थी? तो अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में प्रवर्तित हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्राह्मी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 134 है कि अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? तो कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है उसका राइट आंसर हो जाएगा 13वां वृहत शिलालेख हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 135 है कि कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला की जो गांधार शैली है वो निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? यानी कि कुषाण काल के दौरान जो मूर्ति कला की गांधार शैली जो है वो निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि भारत ग्रीक शैली। किसका हो जाएगा? भारत ग्रीक शैली। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 136 है कि कनिष्क की राजधानी थी, तो कनिष्क की राजधानी क्या थी? तो पुरुषपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पुरुषपुर। फिर क्वेश्चन नंबर 137 है कि चरक किसके राज चिकित्सक थे? तो चरक जो है वो किसके राज चिकित्सक थे? यानी कि चरक जो है एक तरह से उस समय का वैद्य था, डॉक्टर था, तो वो किसके राज में जो है चिकित्सक थे? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा कनिष्क के। ठीक है, तो चरक जो है वो कनिष्क के राज में चिकित्सक थे। फिर क्वेश्चन नंबर 138 है कि किस संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियां का संग्रह अधिक मात्रा में है? तो किस संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियां का संग्रह सबसे अधिक मात्रा में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मथुरा संग्रहालय। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 139 है कि निम्नलिखित में से किसने सही बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए हैं? तो सोने का जो सबसे सर्वाधिक शुद्ध सिक्का जो जारी किया है वो किसने किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुषाण। ठीक है, क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा कुषाण। ठीक है। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 140 है कि भारतीय रंगमंच में यवनिका यानी कि पर्दा का शुभारंभ किसने किया था? तो भारतीय रंगमंच में यवनिका यानी पर्दा का जो शुभारंभ है वो यूनानियों ने किया था। किसने किया था? यूनानियों ने। क्वेश्चन नंबर 141 है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था, तो तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है वो कहाँ स्थित था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान में जो है तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है स्थित था। अब क्वेश्चन नंबर 142 है कि किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति का रचना किया? कह रहा है कि किस सातवाहन नरेश ने यानी कि किस सातवाहन राजा ने गाथा सप्तशती नामक जो है महत्वपूर्ण कृति की रचना की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाल। क्या हो जाएगा? हाल। क्वेश्चन नंबर 143 है कि बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? तो बुद्ध की जो खड़ी प्रतिमा है वो कुषाण काल में बनाई गई। कब बनाई गई? कुषाण काल में। तो बुद्ध की खड़ी प्रतिमा जो है वो कुषाण काल में बनाई गई। क्वेश्चन नंबर 144 है कि जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं? तो जो कला शैली में भारतीय और ग्रीक या यूनानी शैली का जो मिश्रण होता है, सम्मिश्रण होता है, एक साथ मिश्रण होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम लोग गांधार। ठीक है, यानी कि जो कला शैली भारतीय और ग्रीक या भारतीय और यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे क्या कहते हैं? तो गांधार कहते हैं। उसके
बाद क्वेश्चन नंबर 145 है कि सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा किया गया। ठीक है, तो सबसे लंबा अभिलेख जो है विशुद्ध संस्कृत भाषा में सबसे लंबा अभिलेख जो है किस राजा द्वारा सर्वप्रथम जारी किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि शक राजा रुद्रदमन द्वारा। ठीक है, शक राजा जो रुद्रदमन थे उन्होंने ही सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में सबसे लंबा अभिलेख जो है जारी किया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 146 है कि कुषाणों का संबंध था, तो कुषाणों का संबंध किससे था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि चीन के यूची जनजाति से, चीन के जो यूची जनजाति थे उनसे कुषाणों का संबंध था। फिर क्वेश्चन नंबर 147 है कि निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था। तो कनिष्क का जो बौद्ध होने के लिए जो उत्तरदायी थे वो कौन थे, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा अश्वघोष। क्या हो जाएगा, अश्वघोष। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 148 है कि निम्नलिखित में से किसका निर्माण शुंग काल में हुआ था। तो शुंग काल में किसका निर्माण हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि भरहुत का स्तूप, सांची की वेदिका, रेलिंग और तोरण द्वार या भाजा स्तूप, ये तीनों जो है वो शुंग काल में ही जो है इसका निर्माण हुआ था, यानी कि भरहुत का स्तूप, फिर सांची की वेदिका यानी कि रेलिंग और तोरण द्वार और भाजा स्तूप, ये तीनों जो है वो शुंग काल में जो है वो निर्माण किया गया। फिर क्वेश्चन नंबर 149 है कि सातवाहन नरेश हाल के समकालीन गुणांढय ने किस प्राकृत ग्रंथ की रचना किया। तो सातवाहन नरेश हाल के समकालीन गुणांढय ने किस प्राकृत ग्रंथ का जो है रचना किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वृहत कथा। क्या हो जाएगा, वृहत कथा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 150 है कि निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का अभिलेख मतलब उल्लेख किया गया है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है, तो इस तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। यानी कि क्या हो जाएगा, क्वेश्चन अगर पूछेगा कि निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख जो है वो मिलता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, तो हम लोग जो है 101 से 150 क्वेश्चन पार्ट 3 भी जो है कंप्लीट कर चुके हैं, और नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो हम लोग का 150 से 200 क्वेश्चन तक होगा। तो हमारा वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपने पिछले वीडियो को पार्ट 1 और पार्ट 2 को नहीं देखा है तो उसको जा करके जल्दी देखें, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू, धन्यवाद।